Hello friends, I hope you all are doing very well. Myself नीरज नचिकेता, फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंट इन एप्टी प्लस। आप सबका एप्टी प्लस में स्वागत है। और आज जो हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एग्जाम के लिए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेटलैंड्स, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट रामसर कन्वेंशन एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी all Ramsar sites of India. Even we are going to discuss the new addition of Ramsar sites by the government of India. आप सबको पता है कि करंट एस्पेक्ट के तौर पे वेटलैंड्स पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे तो लगातार यूपीएससी परीक्षा में, और केवल यूपीएससी की बात नहीं है, ऑल अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, उसमें भी इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट में वेटलैंड्स पे क्वेश्चन आते हैं। और रामसर साइट्स पे तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता ही होता है। वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट व्हेन क्वेश्चन कम्स ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, particularly रामसर साइट, that also link with the geographical aspect also becomes very very important. What type of rivers are linked with the wetlands, right? Even sometime confluence of two rivers where the Ramsar sites have been declared, right? Even the wildlife biodiversity of Ramsar sites, that becomes a question. Even the name of the state where Ramsar site is present, that can be asked. तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट है जिसपे मतलब लिंक करके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और वही चीज जब मेन एग्जाम में आता है तो आपको डायरेक्ट वहाँ आंसर लिखना होता है कि व्हाट इज वाइस यूज कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, दैट इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड इट्स रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, एंड देन लिस्ट नेम्स ऑफ रामसर साइट्स। कई बार नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम and then the list of Ramsar sites or certain names are asked. तो कहने का मतलब ये है कि questions can be direct static part, can be also indirect dynamic part, analysis part. एप्टी प्लस के द्वारा आईएएस ज्ञान है ना, वो वेबसाइट आप जाएंगे तो वहाँ पर आईएएस ज्ञान देखेंगे। अगर कोई भी न्यूज़पेपर में, द हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस या कहीं भी योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी में कोई भी एस्पेक्ट जहाँ पर इन्वायरमेंट का आता है तो आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे कई बार आपको कोई ऐसा रामसर साइट न्यूज़ में रहा है तो वो भी एप्टी प्लस के आईएएस ज्ञान के वेबसाइट में मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर्स के तौर पे भी आपको मिल जाएगा। सो लेट अस नाउ गेट इनटू द टॉपिक हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेटलैंड। एज अ टीचर आई डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट थॉरली इन द क्लासरूम, बट आई विल टेल यू इन अ ब्रीफ मैनर। यू वुड हैव रेड इन योर क्लासरूम प्रोग्राम, फाउंडेशन प्रोग्राम। See, what is a wetland? Wetland is an aquatic ecosystem, diverse type aquatic ecosystem, where land gets saturated, inundated, flooded with water, and that presence of water can be temporary, seasonal, or permanent. The nature or salt content of water can be fresh, brackish, or saline. Can be a closed body, can be a open body, right? Ramsar Convention define a wetland in a broader context. It can be natural as well as man-made wetland, human constructed wetlands. इंडिया में कई तरह ऐसे wetlands हैं जो नेचुरल तो है ही, साथ साथ में ह्यूमन मेड भी रहा है। जैसे कि केवलादेव इन राजस्थान इज अ मैन-मेड wetland by महाराजा ऑफ भरतपुर। भोज लेक इन भोपाल मध्य प्रदेश, द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द लेक, अगेन इट वॉज कंस्ट्रक्टेड wetland. East Kolkata wetland, which is part of the Kolkata metro city, is a man-made wetland. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि केवल नेचुरल वेटलैंड्स ही है, मैन-मेड भी है, ठीक है। Now wetlands are known for biodiversity, like migratory birds, resident birds, fishes, crustacean, mollusk, even aquatic plants. Not only that, mammals like dolphins, even reptiles like turtles, tortoise, snakes, even amphibians like frogs, toads, right? So wetland को माना जाता है कि यहाँ पर जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, बहुत अधिक होता है कंपेयर टू नॉर्मल लेक्स, राइट? और इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। wetland purify water, right? Moderate the climate of the area, even recycle the waste materials, right? Help in sequestering carbon, like for example peatland. Peatland is made of peat, dead decayed organic matter coming from dead plants. तो peatland जैसे वर्ल्ड का है, कोंगो बेसिन में बहुत बड़ा आता है, इंडोनेशिया में वहाँ पर है,
एंड इट टेक्स अप द CO2 गैस, कार्बन कैप्चर, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबन डेल्टा, भितरकनिका, राइट, पिचावरम, राइट, वी हैव सो मेनी प्लेसेस इन इंडिया थ्रू आउट ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वी हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट। वो कोस्ट लाइन को बचाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ना, कोई भी सॉइल इरोजन या स्टॉर्म या टाइड या साइक्लोन, और कहा जाता है कि सुनामी से भी मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है रक्षा कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव नेचर ऑल्सो, राइट, ये सारी चीज़ भी वहाँ पर है। तो इसीलिए वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। और केवल ये बात नहीं है, जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो आजीविका है वो भी वेटलैंड पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक्वाकल्चर, फिशरीज है ना, वेटलैंड जहाँ होते हैं वो प्रोवाइड करता है। कई बार वाटर फाउल लाइक डक्स एंड गीज, वो भी कहीं ना कहीं फूड और कहीं पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ में होता है। कई बार आपको पता है इको टूरिज्म है ना, उसके लिए टूरिस्ट लोग होते हैं। ऐसे कई बार इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं इंडिया में, रामसर साइट से, जहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म होता है और नॉर्मल टूरिज्म भी होता है, तो वो भी इकोनॉमी ऑफ दैट एरिया को हेल्प करता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है वेटलैंड्स का, राइट। ये सब आपने पढ़ा है कोचिंग क्लास में, जब आप पढ़ते हैं फाउंडेशन बैच में, ये कोई भी टीचर इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है तो वो बताता है, राइट, ये सारी चीज़ें आपको पता है। नाउ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू हियर, थ्रेट्स टू वेटलैंड्स। टुडे वेटलैंड्स आर थ्रेटेन्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एनक्रोचमेंट। जैसे जैसे मानव का विकास हो रहा है और जिस तरह हम वेटलैंड्स के आसपास के एरिया में ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो जा रहे हैं, कई बार सीवेज, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एफ्लुएंट ऐसे वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स में जा रहे हैं, तो उससे वेटलैंड्स को नुकसान पहुंच रहा है। तो पहला है ह्यूमन एनक्रोचमेंट, लैंड यूज चेंज, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर। दूसरा सब रीजन क्या है, जो पोल्यूशन है, यूट्रॉफिकेशन, जो हम डिस्चार्ज करते हैं ऐसे वाटर बॉडीज में, तो उससे नुकसान होता है। पोल्यूशन होगा, एल्गल ब्लूम होगा, वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगा और वहाँ का धीरे धीरे BOD बढ़ जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विल इंक्रीज एंड दैट विल रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ द वेटलैंड्स। ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज अनदर बिग थ्रेट। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि ऐसे वेटलैंड्स का जो नेचर और फंक्शंस है बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? क्योंकि वाटर पे ही डिपेंड होता है वो, और वाटर साइकिल चेंज हो जाएगा, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा, फ्लड एंड ड्रॉट कंडीशन जो आज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन वेटलैंड से ही जुड़ा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन होगा तो वेटलैंड विल डिसअपियर, वाटर विल बी लॉस्ट। अब बहुत ज़्यादा बारिश या फ्लड सिचुएशन है तो वेटलैंड विल बी ओवरफ्लोइंग विथ वाटर। तो दोनों चीज़ें नुकसानदायक है। तो क्लाइमेट चेंज इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर वेटलैंड। जैसे हिमालयन रेंज में इंडिया में वेटलैंड से, जो कि ग्लेशियर लेक है, कहाँ से उसमें पानी आता है, वाटर आता है फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर। अब बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जैसा पिघलना हो रहा है बर्फों का, तो वहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे ग्लेशियर लेक में ओवरफ्लो कर रहा है। जैसे आपको पता है ना, सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटफ्लो हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज इज अ बिग थ्रेट फॉर वेटलैंड्स। IPCC report, Intergovernmental Panel on Climate Change, which is a UN body set up in 1988, has come out with the report saying that if temperature of the earth rise more than 2 to 3 degrees Celsius, more than half of the wetlands on this earth will disappear. कई रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि 33%, मतलब 1/3 जो वेटलैंड्स ग्लोबल लेवल पे है वो खत्म हो चुका है। ये भी कहा जाता है कि अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जिस तरह से फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन फैक्टर्स के कारण, वेटलैंड जो है 4 गुना ज़्यादा है ना डिसअपियर हो रहा है। मतलब इफ यू कंपेयर थ्रेट टू फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स, वेटलैंड्स आर गेटिंग थ्रेटेंड 4 times हायर देन द फॉरेस्ट, राइट। देन अगेन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, फूड के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, वाटर फॉर इरिगेशन, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं और जो रिसोर्सेज हैं धीरे धीरे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दैट इज ऑल्सो थ्रेट। तो देयर मल्टीपल थ्रेट्स आर देयर। इसीलिए रामसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रामसर कन्वेंशन, इफ यू लुक एट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन becomes really very very important. So Ramsar Convention, you all know, on wetlands of international importance, that on wetlands of international importance was adopted on 2nd February
1971, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता है कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में, है ना, Iranian city of Ramsar near Caspian Sea, governments came together on 2 February 1971 and they decided to have a multilateral agreement or treaty to conserve and manage wetlands. In this context, Ramsar Convention was brought. And India joined later on in 80s, but Ramsar Convention came in 1971 first time. इसीलिए इस दिन को याद करते हुए 2 फरवरी प्रत्येक वर्ष विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, राइट? इंटरनेशनल वेटलैंड डे और वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 February. Now, Ramsar Convention has a broader perspective. Any kind of wetland, even man-made wetlands, that is asked for wise use. The first thing comes here, wise use of wetlands. What is wise use of wetlands? कि जो भी wetlands हैं, जो हमें वहाँ से resources मिलते हैं, हमें यूज़ करना है, लेकिन उसको सस्टेनेबली मैनेज करना है. क्या इसका मतलब है? कि हमें यूज़ करते करते कंजर्व भी करना है, ताकि इस पीढ़ी और भावी पीढ़ी के लिए जो भी हमें वेटलैंड से रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो कंटिन्यू रहे. दैट मीन्स वी हैव टू ऑलवेज लुक फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट परस्पेक्टिव. कि वेटलैंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइवलीहुड ऑफ द पीपल who depend on the wetlands in those areas. So it should be used, but at the same time it also should be conserved and managed for our future generation. That is called wise use concept. A very good example, Chilika Lagoon, which is the largest lake and lagoon in India, has been threatened because of too much of use of that wetland, population pressure, pollution, siltation. But that was recovered, the Chilka Development Authority. And what has happened now? It was properly managed. That means so many families depend on Chilka for aquaculture livelihood. But at the same time, Chilka Development Authority manage that wetland, conserve that wetland. That is again wise use, as a good example I mentioned. Now what is here? Designation of Ramsar site. रामसर स्थल जो है या साइट है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और रामसर साइट्स को डिक्लेयर करने के लिए 9 क्राइटेरिया है, और ये सारे क्राइटेरिया वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी पे बेस्ड है. What is very important, Ramsar Convention leave over to the government. It is a bottom up approach. The governments have got the powers to simply notify such kind of wetlands as Ramsar site based on any of one criteria of this Ramsar sites. कोई भी 9 में से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होता है तो कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट ऐसे वेटलैंड को रामसर साइट लिस्ट कर सकता है. इसमें जो क्राइटेरिया है वो बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, दैट वेटलैंड कुड बी वेरी यूनिक type of wetlands, rare type of wetlands in that biogeographic area. That wetland can support critically endangered, vulnerable species of birds, avian fauna. That wetland is very, very critical for certain type of species of bird or subspecies. The critical lifestyle of the birds, like sometimes migratory birds coming there. That wetland support fishes. It becomes a spawning ground of fishes, other type of animals. So there, this 9 criteria are there. अगर ये satisfied होता है तो गवर्नमेंट उस वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर कर सकता है. Now what is another thing here? That is a trans boundaries. Here conservation and management of trans boundary wetland या shared water resources. ऐसे वेटलैंड जो कि एक कंट्री से ज़्यादा में जुड़ा हुआ है, तो ये कहता है कि उन कंट्रीज का जिम्मेदारी है ना, जो उसको मैनेज करे, कंजर्व करे. दैट मीन्स इफ देयर इज अ शेयर्ड वाटर बॉडी और ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड, देन द कंट्रीज विच आर द पार्ट ऑफ इट शुड कंजर्व एंड मैनेज सच वेटलैंड्स. दैट इज अनदर थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसर कन्वेंशन. नाउ देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. इवन यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन देयर. What is Montreux record? Montreux record is a very important part of this convention, which says that any Ramsar site which is threatened can be listed. It can be either in the past or present or might happen in future,
because of pollution, industrialization, technological development, or any such human factor, anthropogenic cause, government can bring such Ramsar site wetland into Montrex record. फिर क्या होता है, अगर कोई ऐसा वेटलैंड थ्रेटेंड हो चुका है, उसकी इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बदल चुकी है ना, और या तो हो चुका है या हो रहा है या होने की आशंका है, अगर उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लाया गया तो उसके लिए एडवाइजरी मिशन होते हैं. रामसर एडवाइजरी मिशन इज सेटअप विच एडवाइज द गवर्नमेंट टू रिकवर सच वेटलैंड फ्रॉम थ्रेट, एंड वंस दैट वेटलैंड इज रिकवर्ड, बिकम नॉर्मल, नेचुरल, एंड ऑल थ्रेट्स आर रिमूव्ड, देन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. फिर उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है. जैसे चिल्का वॉज एडेड इनटू मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, बट आफ्टर cleaning of the Chilka river, removal of silts, and then making it into natural state what it was earlier, Chilka lagoon was removed from Montrex record, was हटा दिया गया. अभी फिलहाल दो ऐसे रामसर साइट्स हैं जो अभी भी वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पे में है. एक है लोकटक लेक, वर्ल्ड फेमस लोकटक लेक, जो कि फ्लोटिंग मास ऑफ फुमड़ी है ना, वेजिटेशन मास है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. कहाँ पर है लोकटक लेक? इम्फाल, कैपिटल सिटी ऑफ मणिपुर. आज खतरे में है, आज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में. एंड द सेकेंड वन इज केवला देव, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राइट, विच इज नोन फॉर साइबेरियन बर्ड, राइट, क्रेन विच कम्स एवरी ईयर, दैट इज स्टॉप कमिंग देयर, साइबेरियन क्रेन हैबिटेट, केवला देव. नाउ केवला देव इज ऑल्सो इन टू मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, क्योंकि वो ड्राई कंडीशन है, पानी वो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड है, वाटर कम्स फ्रॉम द रिवर एंड द कैनाल देयर, और पानी नहीं मिलने के कारण अब वो खतरे में है. तो अभी फिलहाल दो है, लोकटक लेक मणिपुर एंड केवला देव राजस्थान. चिल्का वॉज देयर बट रिमूव्ड. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो थ्रू रामसर साइट्स ऑफ इंडिया विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. Right, we'll see north, south, east, west, and I'll give you all the information there, so that before the exam, right, this particular session and video will help you quickly revise this type of Ramsar sites, जहाँ पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Let's look at here. अगर आप क्लियरली आप देखें इसमें जो है, तो ये पूरा का पूरा है अभी जो रामसर साइट डिक्लेयर किया गया. लेकिन आपको ये बात याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट लगातार कुछ ना कुछ अपडेशन कर रही है. हो सकता है कि इसमें और रामसर साइट ऐड हो जाए. ठीक है, इसमें और भी रामसर साइट्स एडिशन हो सकता है. तो दो रामसर साइट जो ऐड होगा, जो कि करंट न्यूज़ में होगा, आपको उसको पढ़ के रखना है. उससे उसकी जोग्राफिकल एस्पेक्ट, उसके फीचर्स, उस पर क्या क्या बर्ड्स या वाइल्ड लाइफ वहाँ पर है, आज मैं इस सेशन में आपको समझाऊंगा. तो उसको ध्यान रखना है. As of now I am discussing the number of Ramsar sites declared by the government of India. Let's look at here. We have so far 89 Ramsar sites so far there, but the government is adding more and more. The numbers will increase in future. Now what is very important here? This Jammu and Kashmir. Let's look at the state here. Jammu and Kashmir, Ladakh, and Haryana. I am talking to states and union territory. पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, and Uttarakhand. This all are states with Ramsar sites and union territories with Ramsar sites. That means if you look at wetlands in India, we have so much large presence of wetlands throughout the country. है ना, हजारों की संख्या में भारत में, इंडिया में वेटलैंड्स है. सभी को रामसर साइट नहीं डिक्लेयर किया गया है. रामसर साइट इज इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड, जो कि मैंने बताया 9 क्राइटेरिया पे बेस्ड है. अभी तक जो भी डिक्लेयर हुए हैं इतने ही यहाँ पर है, 89 जो आपको मैप में दिख रहा है. बट और भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर आने वाले समय में रामसर साइट डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं है जहाँ पर वेटलैंड नहीं है. तो मोर एंड मोर नंबर्स कैन बी एडेड. So let us understand here the part of it. I am now coming to first, let's say this one, eastern and northeastern part of it, है ना. अगर हम इसकी बात करें तो let me go through it one by one. You'll be able to understand here. लद्दाख की बात करें, लेह लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है.
हमेशा न्यूज़ में आता है। तो लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में पहले यहाँ पर था, दैट वाज सोमोरिरी लेक, राइट, सोमोरिरी लेक, बट नाउ सोकार, रिसेंटली ही लद्दाख में सोकार चैंगथैंग एरिया है लद्दाख में, उसको ऐड किया गया। देन हिमाचल प्रदेश देखा जाए तो अभी तक 3 ही रामसर साइट जो पहले डिक्लेयर किए गए वही कंटिन्यू है, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। चंद्रताल, चंद्रा वैली, देन पोंग डैम, महाराणा प्रताप रिजर्वायर है ना, ब्यास रिवर पे बेस्ड है। देन कमिंग टू रेणुका वेटलैंड विच इज बेस्ड अगेन ब्यास रिवर। अगर हम सभी रामसर साइट्स को लें और एरिया वाइज बात करें तो रेणुका वेटलैंड का सबसे छोटा एरिया है ना। रेणुका वेटलैंड इज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ लोकेटेड। नाउ कमिंग टू, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट इज नियर देहरादून, आसान बराज, आसान बराज इन उत्तराखंड declared as Ramsar site known for birds. Then Bihar first Ramsar site is Kanwar Lake in Begusarai district, Budi Gandak river which feeds this Oxbow Lake, is Oxbow Lake, right, and is a very unique wetland in district called Begusarai in Bihar. But now recently Nagi and Nakti, right, dams based on dam, man-made reservoir. So Nagi Dam and Nakti Dam bird sanctuary reservoirs, bird sanctuaries in Jamui near Jhajjar district of Bihar have been declared. So now Bihar has got 3. Now coming to Assam, Dipor Bill. If you take Northeast India, Dipor Bill, that is based on the part of near Guwahati on Brahmaputra river. Then Tripura has got Rudrasagar Lake in Agartala. Then Manipur, world famous Loktak Lake, known for Phumdi, floating mass of vegetation, and also known for Sangai deer. There is a floating national park called Kipul Lamjau National Park. Mizoram, now recently Mizoram has got a new wetland as Ramsar site, Pala wetland, which has been added. So Northeast India, out of 7 states, 4 states have got Ramsar sites. Then coming to West Bengal, there's a East Kolkata wetland, which is metro areas, man-made wetlands used for treatment of sewage of Kolkata city. Then Sundarban Delta, you know, world famous Sundarbans Delta, known for mangrove forest, Royal Bengal tiger, and various type of birds and species there, is a Ramsar site. So West Bengal has got 2 Ramsar sites. Now coming to this Odisha, if you look at Odisha here, earlier Odisha had only 2 Ramsar sites, Chilika Lagoon, Puri and Ganjam district, and Bhitarkanika mangroves, that's a Kendrapara district. Chilika Lagoon is the first Ramsar site of India, followed by Kevladev, which is right now in Mount Accord. But after Chilika and Bhitarkanika, 2 Ramsar sites in Odisha, now 4 have been added here. Ansupa Lake, that's on the part of Mahanadi river near to Cuttack. Then Tampara Lake. Then Hirakud Reservoir, Hirakud dam based there. And then a very important Satkoshia Gorge. Is also, Satkoshia is also tiger reserve of Odisha state. So now Odisha has got 6 of the Ramsar sites. So here Ansupa and all this I mentioned. Andhra Pradesh has still continued with the only 1 Ramsar site. And many times in previous question paper, you will see this name Koleru Lake as a Ramsar site of Andhra Pradesh. The water comes from Krishna and Godavari river, drain into this wetland there, known for birds and all this. Now coming to here, part of, if you look at Uttar Pradesh, now Tamil Nadu state has got highest number of Ramsar sites. After Tamil Nadu, second is the Uttar Pradesh. UP has got many Ramsar sites. So here, if you look at Upper Ganga river, that was the first Ramsar site of Uttar Pradesh, from Bridge Ghat to Narora. That was what. But अब अभी बहुत सारे नए रामसर साइट ऐड हुए हैं, जैसे कि सूर सरोवर आगरा में है, then Sarsai Nawar, Sandi Bird Sanctuary, then again Samaspur Bird Sanctuary, Saman Bird Sanctuary, then coming to here Parvati Arga, Nawabganj Bird Sanctuaries, then Haidarpur Wetlands. ये सब जो है रिवर गंगा एंड एडजॉइनिंग पार्ट बर्ड सेंचुरी उसके तौर पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया ईस्टर्न पार्ट का जो बात है। हम लोग फिर धीरे धीरे करके बाकी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स गो, तो तमिलनाडु हैज गॉट हाईएस्ट नंबर नाउ, but I'll come to current also there. Now let's look at, if it is see the western part, we'll see also the part, northern part like Jammu Kashmir. If you see Jammu Kashmir there,
अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जे में पहले वुलर लेक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जम्मू कश्मीर, नाउ इज यूनियन टेरिटरी देयर, ठीक है। एंड होकरसार, श्रीनगर से पास होकरसार, है ना, ये दो नाम थे। अब इसमें नए ऐड हुए हाइगम वेटलैंड, शालबग वेटलैंड। और जम्मू की बात करें तो बहुत फेमस लेक है सुरिनसर मानसर, तो सुरिनसर मानसर लेक द पार्ट यू कैन सी हियर, होकरसर वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड, शालबग वेटलैंड, ये सब झेलम रिवर से लिंक्ड है। वुलर लेक इन पार्ट ऑफ कश्मीर एंड देन कमिंग टू सुरिनसर मानसर, दैट इज जम्मू के पार्ट में है, उधमपुर पे आता है। तो ये पार्ट। फिर हरियाणा में अभी जैसे दो ऐसे रामसर साइट डिक्लेयर हुए, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी नियर गुरुग्राम एंड झज्जर जगह है जहां पर जो है ये भिंदवास नाम का जो है रामसर साइट डिक्लेयर हुआ है। देन कमिंग टू पंजाब में पहले 3 ओल्ड रामसर साइट था, अब 3 और ऐड हुआ है। टोटल पंजाब हैज गॉट 6, 3 ओल्ड और रोपड़ वेटलैंड, रूपनगर रोपड़ टाउन, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंट हरिके वेटलैंड, मेनी टाइम्स क्वेश्चन कम्स, हरिके वेटलैंड, कॉन्फ्रेंस ऑफ सतलुज एंड ब्यास नियर अमृतसर, तरन तारण। एंड द थर्ड वन कांजली वेटलैंड, कपूरथला इन पंजाब। ये 3 पुराना है, कांजली वेटलैंड, रोपड़ वेटलैंड, हरिके वेटलैंड। अब 3 और ऐड हुए हैं, देयर 3 more have been added, that is a recently Byas Conservation Reserve, then Nangal Bird Sanctuary, right, and then a very important community reserve, first community reserve of India, Keshwpur Chamb, Keshwpur Miani, Gurdaspur in Punjab. So Keshwpur, Byas, Nangal, so these are 3 new, the total becomes 6. Then coming to राजस्थान में अभी तक कोई नया ऐड नहीं हुआ है। यू नो दैट सांबर लेक इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, सांबर लेक, राइट फ्रॉम द आउटस्कर्ट ऑफ जयपुर, नागौर, दिडवाना, इट कंटिन्यूसली वेरी लॉन्ग लेक इज देयर, सांबर लेक इन राजस्थान। एंड देन केवलादेव, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी तक राजस्थान में कोई नए नहीं हुए, हो सकता है फ्यूचर में और ऐड हो। देन कमिंग टू गुजरात का पहला रामसर साइट था, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नियर टू अहमदाबाद, बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर was the first one, but now recently government has added more Ramsar sites in state of Gujarat. Now you can see here Khijadia, then coming to Thol Lake, Wadhwana Lake, that part comes here, right, and Nal Sarovar was earlier. Now if you take here Madhya Pradesh, earlier there was only one Ramsar site in Madhya Pradesh, in Bhopal, that is Bhoj Lake, named after legendary king Raja Bhoj, right, Kolan river in this part. But now MP has got more number of Ramsar sites, which are those Sakya Sagar, then Sirpur Lake, Yashwant Sagar, and recently now Tawa Reservoir has been added in MP. Now coming to Maharashtra, Lonar Lake, you know, crater lake, made by the crater, right, formed by meteorite, when the meteorite fallen crater, and that water, that crater which made that lake, right, crater made lake, that has color changing there because of the bacteria and the part of the condition prevailing there, formed by meteor, Lonar Lake, right, Buldhana district. Then coming to Nandur Madhameshwar in Maharashtra, and then Thane Creek, known for flamingos. ठीक है. Then Goa has got first Ramsar site, Nanda Lake in Goa. Then coming to Karnataka, Rangan Thitu Bird Sanctuary. But now Karnataka has got 3 more, Aganasni, right, that's added there. Magadi Kere, right, has been now recently added there, and Ank Samudra. So Karnataka has got 4, right, the number has increased recently there. Kerala is still having 3 Ramsar sites, Astamudi wetland and Sastam Kota, both are in Kollam district of Kerala. And then very famous, very big backwater system of Kerala mein Vembanad Koal, you know, backwater Kayal in Kerala is a very important feature of Kerala state, God's own country. So Vembanad Koal, then Astamudi, which is second largest backwater system of Kerala, and very near to Astamudi, Sastam Kota. So Sastam Kota, Vembanad, Astamudi, they continue with the same 3 Ramsar sites. अभी और ऐड नहीं हुआ है केरला में, लेकिन ऐड हो सकता है उसमें जो है.
Let's move to the next part, northern part. So Jammu Kashmir I have discussed, Ladakh I have said, Sokar and Somoruri was earlier. Himachal Pradesh we have discussed Chandratal, Renuka wetland and Pong Dam. Then coming to Uttarakhand, we have discussed Asan Barrage, Bihar, Kanwar, but now Nagi and Nakti Dam has been added. Then coming to Assam and Tripura and all we discussed. Haryana we discussed, Punjab and Rajasthan. I have gone through that. But now let's go to the southern part of it, south part. So south part, if you look at here, I have discussed all this one, but Tamil Nadu, I will be going to Tamil Nadu part. Andhra Pradesh at Koiru Lake, many times questions come, but now Tamil Nadu is the state with highest number of Ramsar sites. Let's look at here. This one, Vembanur, Vellode, Vedantangal is a very famous one, bird sanctuary. Vedabur, then Uday Martandapuram bird sanctuary. Suchindram, Therur wetland complex, Point Calimar. Now Point Calimar was the first Ramsar site in the state of Tamil Nadu, but now it has become 17-18 names are there. Point Calimar, then Pichapuram, known for mangroves, then Palikarnai Marsh is south part of Chennai. Recently it was in the news, Palikarnai Marsh, then Kunta Kulam bird sanctuary, then Karikali bird sanctuary, then coming to Kanjiranakulam bird sanctuary, very famous Gulf of Mannar, Pal Strait, India and Sri Lanka. Gulf of Mannar Biosphere Reserve is also there. Gulf of Mannar, there is also part of the Marine Biosphere Reserve declared as a Ramsar site of Tamil Nadu. Then Chitrangundi bird sanctuary. Then Chitrangundi bird sanctuary. The recently Kaju Valley, that is in latest added, and Nanjarayan that is added. So there are so many Ramsar sites declared. Although earlier Tamil Nadu was having only one Point Calimar, that is near Chidambaram district, coastal wetland. Now there so many have been added. Now let's look at important for coming prelims exam and all the exams which will appear, state service exam, which are latest addition. I am now going through that. So let us go through it. The first thing is तावा रिजर्वायर. जैसा कि मैंने बताया कि पहले मध्य प्रदेश का एक ही रामसर साइट था, वो था भोज लेक जो कि भोपाल में, और फिर उसके बाद और ऐड हुए. अभी रिसेंटली सांख्य लेक, यशवंत सागर है ना, ये सब अभी ऐड हुआ उसमें. तो अभी इसमें से अभी सबसे लेटेस्ट अभी तक में जो है अभी जो आया तावा रिजर्वायर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पंचमढ़ी सतपुड़ा रेंज उससे जुड़ा हुआ लेक है. तो अगर आप इसको क्लियरली देखें यहाँ पर, ये बहुत ब्यूटीफुल साइट है, इसको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है. तावा रिजर्वायर तावा रिवर पे बेस्ड है जो कि नर्मदा से जुड़ा हुआ है. ठीक है, नर्मदा रिवर यू ऑल नो स्टार्ट फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू एंड गो टू द गुजरात गल्फ ऑफ खंबात. तो लेट अस लुक एट हियर कि दिस पर्टिकुलर तावा एंड रिजर्वायर, दैट मीन्स अ डैम बराज, उसके पानी से बना हुआ है, इज अ मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. 78-79 में इसको बनाया गया था तावा रिजर्वायर को, जो कि नर्मदा रिवर पे बेसिन बेस्ड है. 58982 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है. यहाँ पर सतपुड़ा टाइगर रेंज पे आता है, टाइगर रिजर्व. सी पंचमढ़ी है ना, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा एंड दिस एरिया विच इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश. एमपी में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है. अचानकमार अमरकंटक, अचानकमार इज पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ रिजर्विंग एरिया, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एंड पचमढ़ी. तो पचमढ़ी के ही पार्ट में सतपुड़ा, बिकॉज पार्ट ऑफ सतपुड़ा, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व. और एक है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी के पास में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तावा रिजर्वायर है विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट. राइट, यू कैन सी हियर बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतपुड़ा तावा रिजर्वायर, हैबिटेट्स है, फ्रेश वाटर है नर्मदा रिवर पे. आपको इसमें क्या करना है, एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, लोकेशन, कौन सी नदी है ना, क्या क्या वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, सेंचुरी, वो सब चीज़ें. कई बार बर्ड्स के नाम होंगे, स्पीसीज नाम होंगे, वो याद रखना है. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट इज व्हाट इट कम्स. तो रिसेंटली तावा रिजर्वायर एमपी. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यू वन, काजू वैली तमिलनाडु. अनदर वन, यू कैन सी द फोटोग्राफ विद द बर्ड्स देयर. नाउ काजू वैली, राइट, इट स्पैन्स ओवर 5151.6 hectares and it is a part of Coromandel coast. See, if you look at the map of India and the eastern side, northern Sarkar, Odisha and Andhra Pradesh comes, Tamil Nadu comes from the Coromandel coast. वहाँ पर ये पर्टिकुलर रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, काजू वैली. तो हियर जगह का नाम है, दैट इज प्लेस कॉल्ड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, विच इज वेरी नॉर्दर्न साइड ऑफ पुडुचेरी के पास है. और ये क्या है, ब्रैकिश वाटर, क्योंकि सी के पास में
तो ब्रैकिश वाटर है वहाँ पर, ठीक है। और कनेक्ट किया गया बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर है, दैट इज अ प्लेस कॉल्ड, वहाँ पर क्रीक है, वेरी यूनिक साइट। यू हैव अ क्रीक, देन इवन छोटा लगून भी है, एंड वहाँ पर पूरे वाटर के एरिया, वेरी ब्यूटीफुल मरीन एरिया यू हैव। सो यू हैव देयर बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड, उसके लिए एक क्रीक है, बड़ी क्रीक खड़ी होता है, नैरो क्रीक जो उपकली क्रीक है वहाँ पर। प्लस देर इज ऑल्सो इदाई तितु एस्चुरी, वो रिवर है, देन तितु रिवर विच मीट द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। वाइटल वेटलैंड है और एस्चुराइन फॉर्म पे है, और बहुत सारे यहाँ बर्ड्स हैं जो इस वेटलैंड्स में। तो वेरी रिसेंटली काजू वैली हैज एडेड हियर, दिस वेटलैंड हियर। तो यहाँ ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर दोनों का मिक्स है, यू कैन सी ऑल दिस बर्ड्स देयर। नाउ नेक्स्ट न्यू रामसर साइट इज नंजरायन बर्ड सेंचुरी। इसका नाम नंजरायन इसलिए क्योंकि इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग नंजरायन। तो नंजरायन, राइट, किंग हु मेड दिस पर्टिकुलर वेटलैंड विच इज नोन फॉर बर्ड्स एंड नाउ डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। शैलो वेटलैंड है, बहुत डीप नहीं है, गहरा नहीं है, एंड ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उतुकुली तालुका है, त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट है, बहुत फेमस जगह है त्रिपुर। त्रिपुर इज नोन फॉर टेक्सटाइल एंड गारमेंट फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री। If you have gone to Coimbatore, from Coimbatore you can go to Tripur. There this particular wetland is there, which is known for birds, right? And it's a 125.88 865 hectare land. ठीक है, रेनफॉल से बनता है यहाँ पर पानी, जो बारिश का पानी उससे नलार ड्रेनेज एरिया है, एंड ऑल्सो इज सपोर्ट एग्रीकल्चर, वहाँ के लोगों का एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए वाटर इरिगेशन होता है। और ये वेटलैंड रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को भी। और यहाँ बहुत तरह के बर्ड्स यहाँ पर है, इसे इसको बर्ड सेंचुरी है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये बर्ड सेंचुरी है ना, इकोलॉजिकली बैलेंस वहाँ पर है। देन द नेक्स्ट न्यू रामसर साइट, अब बिहार की बात करते हैं, नकती एंड नागी। तो नकती बर्ड सेंचुरी है ना, नकती डैम है, मैनमेड रिजर्वायर है, वेटलैंड है। कहाँ पर है ये? है नकती रिवर है, नकती रिवर से उस पर डैम उसे बेस्ड है। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, देयर नकती दिस बट द साइट इज रिकॉग्नाइज्ड एज बर्ड स्पीसीज इन 1984, इज अ बर्ड सेंचुरी, यू कैन सी देयर, एंड ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज एन इम्पॉर्टेंट एंड बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, IBA बोलते हैं, उसमें इसको डाला गया है, इस एरिया को जो है। और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर है कि बहुत सारे जो बर्ड्स वगैरह जो है, कॉमोरेंट, ibis, ducks and all this comes into that. So after Kawar Lake, Kabartal, first Ramsar site in Begusarai district of Bihar, the second is this particular Ramsar site Nakti. Now very near to this is a Nagi bird sanctuary. ये दोनों पास में या दूर नहीं है। So now Bihar has got 3. So there is Nagi bird sanctuary. Nagi, you can see here, this one is a man-made wetland. Again Nagi Dam on Nagi River. नकती डैम, नकती रिवर, नागी डैम, नागी रिवर, ठीक है। अगेन जमुई डिस्ट्रिक्ट वहीं पर है। और रिकॉग्नाइज इसको किया जाता है फॉर बर्ड स्पीसीज अगेन 1984 दैट टाइम। डैम एंड जो बनाया गया था वेटलैंड्स इज हैबिटेट ऑफ मोर देन 150 वैराइटीज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, फिश एंड इवन एक्वाटिक प्लांट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, है ना। ये विंटरिंग हैबिटेट है कई तरह के बर्ड्स के लिए, यू कैन सी इन द फोटोग्राफ, इज in terms of the habitat of several mighty species. So I'll again repeat, Bihar state, Kawar Lake, Kabartal, that is in Begusarai, Budi Gandak River. Now Nagi Dam and Nakti Dam, both bird sanctuary, Nagi bird sanctuary and Nakti bird sanctuaries, both of these are in Jammu district of Bihar. ठीक है, this is newly declared there. So Bihar has got 3. Now let's move on. Now I'm coming to Karnataka state. Karnataka state has got first Ramsar site, that is a Ranganthittu near Mysore, Ranganthittu bird sanctuary as the first Ramsar site of state of Karnataka. But now new Ramsar sites have been declared. Magadi Kere, Kere means the water bodies there. This is a conservation reserve. There is a area is owned by the government, but the people can use for aquaculture and all. And again, a man-made wetland, right? Is a 50 hectares, not very big, 50 hectares. And it was constructed, this wetland was made to store rain water for irrigation purpose, है ना। यहाँ पर कई तरह के स्पीसीज हैं जो IUCN रेडिट बुक में आता है, वल्नरेबल स्पीसीज है यहाँ पर, जैसे कॉमन पोचार्ड, यू विल फाइंड हियर, अनदर वन रिवर टर्न, देन अगेन 4 नियर थ्रेटेंड, IUCN का कैटेगरी है नियर थ्रेटेंड स्पीसीज में आता है। ओरिएंटल डाटर, कई तरह के वेटलैंड्स में इंडिया में पाए जाते हैं, ओरिएंटल डाटर। देन अगेन ब्लैक हेडेड ibis, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड इज देयर,
right? Then you will also, you can see here this birds what you see, and again not only black, then even woolly necked stork and also painted stork. Painted stork बहुत important है ना, painted stork, the woolly necked stork, oriental darter, very important, black headed ibis. All four birds are near threatened. मतलब threat है, अभी start हुआ but पूरी तरह से नहीं है. Found in this is a man-made wetland, मगड़ी केरे. बैंगलोर से हम आगे जाके जा सकते हैं. तो कर्नाटका में ये दूसरा रामसर साइट हो गया आफ्टर रंगनथिट्टू, सेकेंड रामसर साइट. नाउ कमिंग टू अंक समुद्र बर्ड सेंचुरी, बट इज अगेन कंजर्वेशन रिजर्व, एंड यू कैन सी हियर द बर्ड्स नेस्टिंग ऑन द ट्री. अगेन मैन-मेड वेटलैंड, and actually it was constructed to collect the water and use in irrigation purpose, right? Tank is there which built way back in the, spread over the area of 244 kind of a acre of land adjoining the Ank Samudra village. वहाँ पर ये is Ramsar site declared. This is the third in state of Karnataka. Then coming to here, Aganashini estuary, Aganashini river which meets the Arabian Sea. Karnataka is on the western side. On that estuary there, mouth of the river, there the wetland, which is now the Ramsar site, the fourth Ramsar site of state of Karnataka. So if you see this landscape, again you see trees, plants, right, water, this, and this goes to the Arabian Sea. So it is spread over 4801 hectare of land, and the confluence of Aganashini river with Arabian Sea, which I have said that. Brackish water. Why brackish water? Sea water will mix with Aganashini river, so brackishness will be there, right? And is again provide lot of things there. People of this area, agriculture, aquaculture, the food, and also protect that area from erosion problem, right? And has a lot of biodiversity in that area. This wetland is very, very important for people who live there, like seafood, edible crabs, shrimps, right, bivalves. फिर यहाँ कई तरह के फिश वगैरह मिलते हैं जो वहाँ के लोगों के लिए फिर वो बाजार में भी जाता है, सेल होता है, फिशेस एंड ऑल. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ एक बहुत यूनिक राइस फील्ड है. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दैट देयर वेरी यूनिक राइस फील्ड, एंड लोकल लैंग्वेज में उसको गजनी बोलते हैं. गजनी, दैट इज राइस फील्ड इज देयर. और एंड यहाँ पर नमक का उत्पादन भी होता है. अगर ये जो एस्चुरी है अगनाशिनी रिवर का, यहाँ पर नियर कोस्टल एरिया है, सॉल्ट कल्टीवेशन होता है, नमक का उत्पादन किया जाता है, सॉल्ट मेकिंग, सॉल्ट पैन्स आर देयर, aquaculture and all things I have already explained there. But at the same time there is a unique type of rice, salt tolerant varieties of rice and all वहाँ पर ग्रो होता है, ब्रैकिश वाटर वगैरह वहाँ पर है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो है गजनी राइस फील्ड, ये याद रखना एग्जाम के लिए, बिकॉज व्हेन द क्वेश्चन कम ऑन द रामसर साइट इट विल लिंक विद जोग्राफिकल एस्पेक्ट एंड अबाउट द लोकल एस्पेक्ट ऑफ दैट एरिया ऑफ द रामसर साइट. तो कर्नाटका हैज गॉट 4. First Ranganthittu, second Ank Samudra, third Magadi Kere, fourth Aganashini. These are added here. Now moving on, again Tamil Nadu has added recently more Ramsar sites. You can see this beautiful landscape there. Karayai Veti Bird Sanctuary, right? This water is of this wetland again used for agriculture purpose. Paddy field, sugar cane, यहाँ sugar cane भी grow करते हैं, गन्ने का खेती भी होता है, कॉटन ग्रो किया जाता है, ठीक है. और यहाँ पर जो है रेड ग्राम जो है वो चने वगैरह जो है वहाँ ग्रो होता है. तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू दिस वेटलैंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. करियावेती बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर अराउंड 200 बर्ड स्पीसीज आर फाउंड, 198 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव बीन रिकॉर्डेड हियर. कुछ तो ऐसे हैं जो माइग्रेटरी बर्ड है, जैसे कि बार हेडेड गूज you'll find in many other wetlands of India. Even in the Jammu and Kashmir Himalayan range, bar-headed goose is there. It comes from Central Asia. Even you find Uttar Pradesh wetlands, Assam wetlands, there you'll find bar-headed goose. It also comes to south to this particular Kariyaveti bird sanctuary in Tamil Nadu. So there you'll find this one, bar-headed goose and all. You see here, this part of it. Not only that bar-headed goose, then another very important one, ducks. You'll find many of the wetlands will have ducks. Now pin-tailed ducks, very small tail they have, pin-tailed duck. Then the very important one, gargani,
Northern shoveler. Shoveler is also duck variety. Common pochard or pochard. Then Eurasian, coming from Europe and Asia. Vigian, right? Eurasian Vigian. Common teal is another small bird is there. Common teal. And also cotton teal, small birds. All these birds are there in Karyavati bird sanctuary. It becomes very very important for the exam. कई बार डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रामसर साइट ऑफ तमिलनाडु हैज बीन एडेड. नाउ मूविंग ऑन, Longwood Shola Reserve Forest, very important one. What you can see here, hilly area, Nilgiri Biosphere Reserve is a part of 3 states, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. Nilgiri is a district of Tamil Nadu also. Ooty comes there. So now say Longwood is again a tree, Longwood, Shola Reserve Forest, Shola word come from Sholai. It means in local language tropical forest. This part, Nilgiri part, what is called Blue Mountain, is known for various varieties of kind of birds and animals and all this one. And Shola forest is a very important unique feature. Tropical kind of a forest, and even it has intermittent grasslands, mountain grasslands, which is home of Nilgiri tahar and many other such kind of a mammal also there. Lion-tailed macaque, a very important kind of primate. Shola forest is a forest that is reserved by government. That means human economic use will not be there, right? So this are found in the upper reaches. This Longwood Shola is not a lower. See, Nilgiri is mountainous. Upper reaches of Nilgiri, right? This particular Longwood Shola Reserve Forest is there, right? Reserve forest means human population or communities will not be using it. Economic control is there. Economic activities are controlled there. Upper part of the Nilgiri, Anamalai, which is one of the highest peak comes into Palini Hills, right? Then Kalakadu, then again another name, Undanthurai, and also Kanyakumari in Tamil Nadu. See, even this Longwood Shola Reserve Forest, part of Nilgiri, is a part of Western Ghats landscape. After that, there is a part of Agastya Mala. As you go to Kanyakumari is also known for Agastya Mala Biosphere Reserve, which is again the part of Western Ghats. And you know Western Ghats is a biodiversity hotspot. But again this part is a part of Nilgiri part, right? This is again Longwood Shola Reserve Forest declared there. Then coming this is what I have explained here. All this thing, they are all beautiful landscape. People go for tourism and all things, and equally important for wildlife biodiversity. Now why? Because there will be marshy and swampy land. Longwood means a tree. So wherever, what is a swamp? Swamp is that kind of wetland which has woody plants. Now remember that this Longwood Shola Reserve Forest in the upper reaches of Nilgiri, but there is a wetland, swampy area where this kind of trees are there. So that becomes a important Ramsar site, because you need wetland, no? Wetland is what? Land filled with water. So this swampy wetland there in this upper part of Nilgiri, Longwood Shola Reserve Forest, in the forest area, has been declared as a Ramsar site. But what I am saying that all this what I have discussed so far, and all this Ramsar sites what you have here, so you should always learn through map. I am just taking to the Indian map here, this one. This map becomes very very important, and continuously mapping based questions are being asked in the exam. So that's what it is a very challenging. You have to remember a lot of things, current aspect and earlier, and then you have to know that. So what do? Take an outline map and then at least once mark this kind of Ramsar sites with the name, so that when you revise again and again, you will be able to recall the names. आपको एक बार मैपिंग करके प्रैक्टिस करना है. एक बार आउटलाइन मैप लेना है इंडिया का बॉर्डर के साथ में जो स्टेट बाउंड्री वगैरह है, और एक बार सारा नाम वाम के साथ लिख के करना है. उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए. एक बार आपने सारा नाम लिख लिया अपने से, उसको प्रॉपर अरेंज कर दिया है ना, तो ये आसान हो जाता है आपको रेफरेंस के लिए, फ्यूचर एग्जाम के लिए जो है. सो आई बिलीव दैट दिस एक्सरसाइज व्हाट वी हैव डन टू गाइड यू इन टर्म्स ऑफ दैट names of the Ramsar sites and wetlands. This can only be done if you have done with the mapping and revising again and again. But my dear students, the fact is that current aspect you have to always link, and also with the theoretical part concept of
wetlands and Ramsar Convention, Ramsar sites, Montreux Accord, all these things. This we all discuss in the classroom. I being a teacher of environment for such a long time, so whatever as a subject I teach in the classroom, right, there all these are discussed in detailed part. Tricks also to remember the names of such kind of Ramsar sites, how to put information, stories, right, any current development, तो उससे याद हो जाता है चीज़ें. So for this you can join FT Plus kind of GS Foundation batch and also follow the current affairs magazine, IAS Gadget. You can go to the website of FT Plus, that is a IAS Gyan, to follow current news and all the kind of updates there. So I hope that this exercise what I've done so far really helps you revise the names of Ramsar sites before the exam. But again, what I'm saying, there will be further more addition of Ramsar sites. So when the new Ramsar sites are declared, please do add, again note it down and remember for the exam. And just go to PYQs, previous year questions, to see what type of questions have been asked. So I thank all of you on behalf of FT Plus and myself, and we will interact further there. Thank you everyone. Take care. All the best. Thank you.